हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेम्बल। जो प्रेम्बल है वो कहाँ से लिया गया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो लैंग्वेज है प्रेम्बल की वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। एन ए पालकीवाला ने आइडेंटिटी कार्ड कहा है प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रेम्बल में क्या क्या है? प्रेम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो है सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के लोगों से। प्रेम्बल में नीचे बताया गया है इंडियन स्टेट का, जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इन टर्म्स को इसी ऑर्डर में याद रखना है। पहले है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है। हमारे प्रेम्बल में कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये ऑब्जेक्टिव्स जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिए थे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में एक डेट दी है जिसे हम कहते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका था और हम लोगों ने उसे अडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था। वो डेट है 26 नवंबर 1949। ठीक है। और जो हमारे प्रेम्बल में तो नहीं दे रखी है मगर आर्टिकल 394 में दे रखी है, वो है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था वो डेट है 26 जनवरी 1950। हर साल हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में, यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है। तो चलो, पहला जो कीवर्ड हमें मिलता है वो है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है फुल राइट एंड पावर टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट इंटरफेयर फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेस। ठीक है। सोवरेन कंट्री होने का मतलब होता है कि कंट्री अपने खुद के फैसले ले सकती है, राज्य अपने खुद के फैसले ले सकता है, उसे बाहरी किसी भी इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फैसले खुद ले सकता है। ठीक है। इसका मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट, नो अथॉरिटी अबव इट, नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ब्रिटिश रूल फ्रॉम 15 जुलाई 1947 टू 26 नवंबर 1949, यानी कि ये वो डेट है जिस दिन हमने संविधान अडॉप्ट किया था, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इंडिया एक डोमिनियन स्टेट की तरह रहा है। इसके साथ साथ एक बात और जानने वाली है कि इंडिया यूएनओ का मेंबर है फ्रॉम 1945 और कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप है इंडिया के पास। इसके बाद भी इंडिया सोवरेन है। अगर कोई कंट्री सोवरेन है और वो किसी ग्रुप का मेंबर भी बनती है, इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी सोवरेनिटी पर कोई असर पड़ेगा या उससे उसकी सोवरेनिटी छिन जाएगी। कंट्री फिर भी सोवरेन ही रहेगी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सोशलिस्ट, ये हमारे डीपीएसपी में देखने मिलता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है। और ये हमारे प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ था। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट है जो प्रेम्बल के अंदर किया गया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 वर्ड ऐड हुए थे, वो हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं सोशलिज्म को। दो टाइप का सोशलिज्म होता है, एक स्टेट या फिर कम्युनिस्ट सोशलिज्म और एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो है जो हमारे इंडिया में है, जैसे कि हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलके साथ वर्क करते हैं, उसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। 1991 में इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, जिससे इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ आ गई। थर्ड वर्ड है हमारा सेकुलर। हम जानते हैं हमारा इंडिया सेकुलर है, सेकुलर कंट्री है। ये हमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देखने मिलता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है। इंडिया में कैसी सेकुलरिज्म है? इंडिया में सेकुलरिज्म है प्लूरल, यानी कि इंडिया एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, रिलीजन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है। इंडिया में कैसी सेकुलरिज्म है? इंडिया में सेकुलरिज्म है प्लूरल, यानी कि इंडिया एज अ कंट्री, एज अ स्टेट, उसका कोई रिलीजन नहीं है, वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है या एक रिलीजन की तरफ झुकी हुई नहीं है। वो सारे के सारे रिलीजन्स जो हमारे इंडिया में मौजूद हैं उन सभी की रेस्पेक्ट करती है, उन सभी को इक्वल राइट्स देती है और इक्वली उन सभी को ग्रो होने का मौका भी देती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28 जो सेकुलरिज्म एलिमेंट को दर्शाता है उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया। ओके, फोर्थ वर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक।
डेमोक्रेटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है रूल, यानी कि सिंपल सी बात है, रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। ओके, डेमोक्रेसी कितने टाइप की होती है? डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो पीपल के हाथ में होती है, यानी कि सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री के हाथ में होती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? दो टाइप की इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के फॉर्म्स हैं, जो है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो यूएसए में चलती है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो इंडिया में चलती है। इंडिया में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का एक मतलब ये भी होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्ट अपने हेड को चुनते हैं, हेड ऑफ द स्टेट को, यानी कि कंट्री के हेड को चुनते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्टली वोटिंग होती है। और हमारे इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे हेड्स को चुनते हैं, यानी कि हेड ऑफ द कंट्री को चुनते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स हैं, जैसे कि पहला है रेफरेंडम। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट वोटिंग होती है ऑन प्रपोज लेजिस्लेशन। जैसे लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाना चाहती है और वो डायरेक्टली लोगों से पूछती है कि आप वोट करो हाँ या ना, आप अपनी वोटिंग के थ्रू अपना मत बताओ, अपनी इच्छा बताओ, उस हिसाब से हम इस लेजिस्लेशन को पास करेंगे या इसको हटा देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता। इंडिया में तो जो लोकसभा है वहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स जो हमने चुनकर भेजे हैं वो जाते हैं और वो वोटिंग करते हैं किसी एक्ट पे, किसी रूल पे, किसी कानून पे, और वो फिर पास होता है तो वो एक एक्ट बन जाता है, अदरवाइज वो एक्ट नहीं बनता। तो यहाँ हम चुनकर भेज रहे हैं, हम डायरेक्टली कोई एक्ट नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्टली एक्ट पर वोटिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है रेफरेंडम, जिसके थ्रू पब्लिक जो है डायरेक्ट वोटिंग कर सकती है किसी एक्ट पर। ठीक है, सेकेंड जो टूल होता है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है? जो पीपल होते हैं वो अपना कोई भी लेजिस्लेचर को बिल प्रपोज कर सकते हैं, उन्हें कोई एक्ट बनवाना है, उन्हें कोई बिल पेश करना है, तो वो डायरेक्टली जाके लेजिस्लेचर को बोल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे द्वारा चुनकर गए हैं वो हमारे लिए बिल्स लेकर आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं, उस पर वोट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली पीपल उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, अब रिकॉल, थर्ड टूल है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है जो वोटर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या ऑफिसर्स जो उन्होंने चुनकर भेजे हैं, जो उन्होंने उनको वोट देकर उस पोस्ट पे पहुंचाया, उनको वापस बुला सकते हैं अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल नहीं करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में हर पद से हटाने का एक प्रोसीजर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ वन इज प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड क्या होता है? ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। मतलब क्या होता है कि पीपल का, जैसे डायरेक्टली हम सिटीजन से पूछ लें कि कोई ऐसा पब्लिक इशू है और आप बताओ आप इस पर क्या वोट करना चाहते हो, डायरेक्टली हम किसी बात पे उनकी वोटिंग मांग लें। ठीक है, हाँ और ना, जैसा वो चाहेंगे, जैसे पब्लिक के वोट हाँ में ज़्यादा होंगे या ना में ज़्यादा होंगे, उस हिसाब से हम डिसीजन ले लें। तो ये है प्लेबिसाइड। ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग एक तरह से किसी सोशल इशू पे। ठीक है, अब देखो इसमें एक और टर्म है जो समझने वाला है, यूनियन ऑफ ट्राइनिटी। ठीक है, या सोशल डेमोक्रेसी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार हैं। वो विचार क्या है कि उन्होंने कहा है कि ट्राइनिटी क्या है? ट्राइनिटी है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इनका कहने का मतलब ये है कि लिबर्टी के बगैर इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कोई मतलब नहीं है। अगर लिबर्टी नहीं है और आपने इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी दे रखी है तो लोग अपने खुल के जो लाइफ जीना चाहते हैं, जैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस है, वो नहीं जी पाएंगे। अगर इक्वालिटी नहीं है, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी है, तो भी कोई मतलब नहीं है बाकी की। लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इन दो वर्ड्स का कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं है किसी डेमोक्रेसी में या किसी कंट्री में, तो बाकी की दो चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं वर्ड पे, वो है हमारा रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, या तो मोनार्क होते हैं वहाँ पे, या रिपब्लिक होती है वो। ठीक है, मोनार्क जैसे ब्रिटेन, वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है मगर वहाँ के जो हेड हैं वो कौन है? एक मोनार्क है, एक किंग है, एक क्वीन है। ठीक है, किंग क्वीन बनते हैं वहाँ के। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जैसे कि इंडिया, वहाँ रिपब्लिक है, यानी कि वहाँ कोई हेरिडिटरी किंग नहीं है कि राजा का बेटा या राजा की बेटी ही
या वहाँ की हेड बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। राजा रजवाड़े वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में। तो ये है रिपब्लिक, और जिसके हेड कोई राजा रजवाड़ा होता है तो उसको बोलते हैं मोनार्क, और जिसका कोई हेड हम होते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोग होते हैं, लोकतंत्र है वो, उसको कहते हैं गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, जिसके हेड कौन है, हम भारत के लोग या उस कंट्री के लोग, तो उसे कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है, इसका मतलब समझ लो, वहाँ कोई प्रिविलेज क्लासेस नहीं होती, कहाँ, रिपब्लिक में। ठीक है, और पब्लिक ऑफिसेस सभी के लिए खुले होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अपर क्लास हैं या कुछ प्रिविलेज क्लासेस हैं उनके लिए ही हमने पब्लिक ऑफिसेस खोले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल पीपल के लिए भी पब्लिक ऑफिसेस और सारी पोस्ट अवेलेबल हैं, बस आपको उसके लायक बनना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं अब हम, जो हमारे प्रेम्बल में दे रखे हैं। अभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से इंस्पायर्ड हैं। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ऑब्जेक्टिव जस्टिस है, जो हमारे प्रेम्बल में दे रखा है। जस्टिस 3 प्रकार की हैं। जस्टिस के 3 टाइप्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब ये हमारा जो जस्टिस का ऑब्जेक्टिव है, लिया कहाँ से गया है, ये लिया गया रशियन रेवोल्यूशन 1917। ठीक है, एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूट जिसका मतलब है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी, यानी कि इकोनॉमिकली लोगों को थोड़ा थोड़ा इक्वल लाना। ठीक है, बराबर बराबर लाना। इसलिए तो कई सारी स्कीम्स चलाती है हमारी गवर्नमेंट, जैसे टैक्सेस लेती है उन लोगों से जिनकी इनकम ज़्यादा है, लेकिन बेनिफिशियरी स्कीम्स चलाती है गरीबों के लिए या ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी इनकम शायद उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब सोशल जस्टिस क्या है, कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स के ऊपर किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये देखना। बैकवर्ड क्लासेस एंड वीमेन एम्पावरमेंट, जो हमारी देश में कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका और वीमेंस का एम्पावरमेंट करना, उनको इम्प्रूवमेंट देना उनकी कंडीशंस में। ठीक है, प्रिविलेजेस टू पर्टिकुलर सेक्शन, और ये प्रिविलेजेस उनको हाई क्लासेस को या इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं उनको नहीं, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा, वो सेक्शन जो वीकर है, हम वीकर सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, जिनको प्रिविलेजेस दी जानी चाहिए, सोशल प्रिविलेजेस, इकोनॉमिक प्रिविलेजेस दी जानी चाहिए ताकि उनका ग्रोथ हो सके। ठीक है, अब आती है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट। ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं हर किसी के लिए इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिकल जस्टिस में वोटिंग राइट्स भी आते हैं, हमारे इलेक्शंस के राइट्स आते हैं कि हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है, हर कोई वोट दे सकता है, जो अडाती लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड लिए गए हैं 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये 5 प्रकार की होती है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी मीन्स absence of restraints, needs to enjoy with in limitations। ठीक है, लिबर्टी का मतलब यानी कि फ्रीडम, फ्रीडम आज़ादी, स्वतंत्रता। इसका मतलब ये होता है कि कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उनका अब्सेंस होता है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको सारी छूट दे रखी है, कुछ लिमिटेशंस ज़रूर हैं, कुछ लिमिट्स में आपको अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको पूरे कंट्री में कहीं भी मूव करने का पूरा राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ आपको जाने के लिए मना किया जा रहा है आप वहाँ भी जा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जहाँ हम नहीं जा सकते हैं, तो उसकी रेस्पेक्ट करते हुए अपनी लिबर्टी को एंजॉय करना। ओके, इक्वालिटी, इक्वालिटी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब हर किसी को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है। इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारी इंश्योर की गई है आर्टिकल 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मैन एंड वीमेन, इक्वल राइट टू लाइवलीहुड के द्वारा, जो हमारा डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 39 हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, जो हमारी सिविक इक्वालिटी है वो हमारी आती है आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 18 के अंदर। पॉलिटिकल इक्वालिटी हमारी आती है आर्टिकल 325 में, जिसमें कहा गया है इंक्लूजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, यानी कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, हर किसी का अधिकार है कि वो इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड किया जाए। हर सिटीज़न के पास जो कि एलिजिबल है टू वोट, उसके पास अधिकार है कि वो इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड किया जाए। हर सिटीज़न जिसके पास एलिजिबिलिटी है टू वोट,
उसका अधिकार है कि इलेक्टोरल रोल्स में इंक्लूड किया जाए उसे। आर्टिकल 326 बताता है इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली एंड लोकसभा ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी। अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? जैसे वोट देने वाले की एज 18 होनी चाहिए, जैसे वोट देने वाले की एज 18 होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे रूल्स हैं अडल्ट सरफेस के बेसिस पे, किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ये हमारी पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेटर्निटी, ठीक है। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था कि फ्रेटर्निटी में इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है। फ्रेटर्निटी हमें आर्टिकल 51A में देखने मिलती है, जिसमें हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि ब्रदरहुड, एक तरह से हम बोल सकते हैं सभी लोगों में भ्रातृत्व की, बंधुता की भावना होना, ठीक है, सभी सिटीजन्स में आपस में, ओके। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स हमें देखने मिलती है फंडामेंटल राइट DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, और वो भी फ्रेटर्निटी का ही पार्ट है। अब यहाँ आते हैं हम प्रेम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। अब देखो 1960 में बेरुवारी यूनियन जो केस हुआ था, उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हमारा प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करता है असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हम उसकी असिस्टेंस ले सकते हैं, उससे थोड़ा समझने में आसानी हो सकती है हमें, लेकिन ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस, जो कि अब तक की हिस्ट्री में सबसे अहम केस है, केशवानंद भारती केस में बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। असिस्टेंस तो हम ले ही सकते हैं, साथ ही साथ प्रेम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब LIC केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ पार्ट नहीं, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या? प्रेम्बल। प्रेम्बल इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखो, जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था, उसके बाद प्रेम्बल को बनाया गया। मतलब प्रेम्बल क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन की कन्फॉर्मिटी को इंश्योर करता है, यानी कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनको एक तरह से उनकी समरी है प्रेम्बल, वो दर्शाता है कि माइंडसेट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स का, ठीक है, और क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या इसके तत्व हैं, क्या इसके एलिमेंट्स हैं, क्या इसका नेचर है, वो हमें प्रेम्बल में दिखाई देता है, ठीक है। प्रेम्बल इज़ नॉट द सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोहिबिशन ऑन पावर। देखो, प्रेम्बल कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है, प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर फिर भी उसका जो काम है वो एक तरह से प्रेम्बल का काम यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को असिस्ट कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में मदद कर सके। जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, ठीक है, बहुत टेक्निकल है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंडसेट क्या था? किसी वर्ड के हम 2 मीनिंग भी समझ सकते हैं, उससे ज़्यादा मीनिंग किसी लाइन का हम निकाल सकते हैं, निकाले तो, लेकिन जो उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो माइंडसेट था वो हमें कहाँ से समझ आता है? प्रेम्बल से। जैसे उन्होंने कहा है जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में पढ़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जस्टिस की बात हुई है तो कैसे जस्टिस, जस्टिस 3 प्रकार की, इकोनॉमिक, सोशल और एक पॉलिटिकल, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार है, उसे समझने में मदद मिलती है प्रेम्बल से। एक और सबसे बड़ी बात, प्रेम्बल इज़ नॉन जस्टिशिएबल, यानी कि प्रेम्बल को लेकर आप कोर्ट केस नहीं कर सकते हो कि प्रेम्बल में ये चीज़ मेंशन है और वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम्बल नॉन जस्टिशिएबल है। अब प्रेम्बल की अमेंडेबिलिटी की बात करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि प्रेम्बल एक बार अब तक अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। अब केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रेम्बल है वो पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे अमेंड किया जा सकता है थ्रू आर्टिकल 368, पर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? उन्होंने कहा कि समय समय के साथ हम बताते जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो प्रेम्बल भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो प्रेम्बल को अमेंड तो किया जा सकता है, पर उसके अंदर ना कुछ ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेम्बल। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।